अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इससे पहले हमने वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि वेव इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। हमने वो पिछला टॉपिक पूरा बड़ा डिटेल से पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे वो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इससे पहले हम श्रोडिंगर को समझ लेते हैं कि श्रोडिंगर होती क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखें, जैसे कि हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स में हमारे पास न्यूटन्स जो थे वो हमारे पास क्या थे, बैकबोन ऑफ फिज़िक्स थे हमारे पास, न्यूटन्स के जो लास्ट थे। लेकिन यहाँ पे क्वांटम फिज़िक्स में हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एज अ बैकबोन काम करती है किसकी, क्वांटम फिजिक्स में। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है, वो कहता है श्रोडिंगर ड्राइव ऑन इक्वेशन, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन ड्राइव करता है बेस ऑन डी ब्रोगली डुअल बिहेवियर। अब ये डी ब्रोगली क्या था, हमने इस डी ब्रोगली का हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें बताया था कि हमारे पास पार्टिकल्स हो या वेव हो, वो दोनों क्या है, डुअल नेचर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल्स भी है और वेव नेचर भी है। कोई भी ऐसा मैटर हो, वो क्या हो, मैटर कोई सा भी हो, वो क्या करेगा, डुअल नेचर रखता है। मैटर क्या रखता है, डुअल नेचर रखता है। तो ये हमारे पास ये डी ब्रोगली ने हमें बताया था। फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमने ये पढ़ा कि हाइजेनबर्ग ने हमें क्या किया था, उसने हमें इक्वेशन फाइंड करने का तरीका तो बता दिया था हाइजेनबर्ग ने, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्वांटम फिज़िक्स में हमारे पास ये इक्वेशन कहाँ मौजूद होगी। मतलब कि फ़र्ज़ करो अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ मौजूद होगा। हाइजेनबर्ग ने सिर्फ बता दिया था कि हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि हम हाइजेनबर्ग ने कि हम इसकी जो लोकेशन है वो उसको पता नहीं लगा सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हम क्लासिकल फिज़िक्स में बात करें कि हमारे पास एक कोई भी एटम है या कोई भी बॉल है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, हमें उसकी इक्वेशन या उसके हमें वैल्यूज़ फाइंड करने में आसानी क्या होती थी, हमें उसका मैथ्स पता होता था, एक्सेलरेशन निकालते थे, उसकी हमें वैल्यू सब मिल जाती थी कि हमारे पास ये चीज़ें यहाँ मौजूद है। इस तरह से हम इस इक्वेशन के न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था, हम उसकी मदद से इसको सोल्व कर सकते थे। इसी तरह से अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या करता है, वो वेव की नेचर में मूव करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हमने ये चीज़ को देखनी है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेव नेचर में। अब वेव नेचर में जब मूव कर रहा है तो हमने इससे पहले पीछे वेव इक्वेशन पढ़ी। वेव इक्वेशन में हमारे पास क्या था कि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होती थी कि मे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हो सकता है, मे भी यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे इसकी पीक होती थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के ज़्यादा चांस होते थे, जिसको हमने साई से पता करते हैं। और ये साई फंक्शन जो है ये हमें बताता था कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने के चांस होते थे। जहाँ पे ये फाई मैक्सिमम होता था वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रॉन होने के चांस ज़्यादा होते थे, और जहाँ पे साई जो है वो ज़ीरो होता था तो वो हमारे पास मिनिमम केस होता था। ये तो सारी हमारे पास वेव इक्वेशन के बारे में बात हो गई कि हमने किस तरह से ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे काम करती है। अब सबसे पहले जो श्रोडिंगर वेव का जो इंट्रोडक्शन था, ये जिस बंदे ने इसको दी थी वो कौन सा था, वो था हमारे पास द इक्वेशन इस नेम अल्टर अर्विन श्रोडिंगर। ये एक बंदा था जिसने हमारे पास 1925 में अपनी थ्योरी को पब्लिश करवाया था। 1925 में अपनी थ्योरी उसने दी थी और 1926 में उसने अपनी थ्योरी को पब्लिश करवाया, और एज अ रिज़ल्ट 1933 में उसको इस थ्योरी के बेस पे इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिसमें वो क्या कहता है, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, कि इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स का बिहेवियर को देख सकते हैं। टू डिटरमाइन द टोटल एनर्जी, इसमें हम टोटल एनर्जी के हवाले से देख सकते हैं। टू डिटरमाइन द ट्रांसलेशनल एनर्जी है। इसके बाद हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स की मोशन है। तो हम ये इसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं कुछ 4। अब आ जाते हैं हम इसकी डेरिवेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्लासिकल फिज़िक्स में हमारे पास ये देखें आप, डेल फाई। अब ये जो हमारे पास डेल फाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/v का स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई पार्शियल टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम श्रोडिंगर वेव जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसमें हमने क्या करना है, टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। तो हमें अब ये टाइम को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें, पहले डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हमें पता है डेल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर हमारे पास हमने ये पीछे मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि कर्ली हमारे पास किसके इक्वल होता है, कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जेड। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था तो यहाँ पे इसके सब कंपोनेंट के साथ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। फिर हमने क्या किया, फाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, फाई से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो कर्ली स्क्वायर फाई की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू
ये आ गई कर्ली स्क्वायर और कर्ली एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ली वाई स्क्वायर और कर्ली जेड का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, डेल स्क्वायर पाई की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। देन अब हमें पता है कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करते हैं तो हमें उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें उसके लिए उसके स्पेस और उसकी टाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्पेस होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जी, और टाइम का हमारे पास ये कंपोनेंट्स होंगे। तो फाई जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई जी के कंपोनेंट्स के, और टी हमारे पास ये टाइम होगा। और यहाँ पे सीधा से हम साई को किस तरह से डिनोट करेंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, और ये जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट हैं और ये जो ई वाला ये किसके कंपोनेंट को शो करेगा, ये टाइम के कंपोनेंट को यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे फिर ओनली सिर्फ हम एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो क्या लेंगे, कर्ली स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई कर्ली एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव जब हमने पिछले वाले का लिया तो ये तो सारा कांस्टेंट था, तो हमारे पास सिंगल पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, कर्ली फाइव और कर्ली एक्स और कर्ली साई और कर्ली एक्स आ गया, और ये कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगा और ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको जब हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव करवाया तो आप उसका भी आंसर देख चुके हैं क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट बन चुका था। लेकिन अब इसको जब टाइम के लिहाज से इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखें उसमें क्या बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमने इसको टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव किया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखें कर्ली फाइव और कर्ली टी, और बाकी तो सारा ये कांस्टेंट है तो साई ऐसी आ जाएगा और ई आई ओमेगा टी। अब ये साई तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया, और इसके एंगल का डेरिवेटिव होता है तो आई ओमेगा बाहर लिख दिया। फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर के बाद ये सारी कांस्टेंट वैल्यू थी एज इट इज़ आ गई, आई ओमेगा दोबारा से आ गया। अब ये आई ओमेगा और आई ओमेगा ये स्क्वायर बन जाएगा, और आई स्क्वायर ओमेगा आई इसकी आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गया, डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, साई ओमेगा ई और आई ओमेगा टी। अब ये जो है ना यहाँ पे ये ओमेगा का स्क्वायर है। अब आपने क्या फाइंड करनी थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। दूसरी चीज़ आपने क्या फाइंड करनी, 1/v² मालूम करना था। अब 1/v² मालूम करते हैं तो देखें हमें पता है कि जब भी बॉडी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी पाई जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाती है, और बॉडी जब भी मूव करती है तो उसमें टोटल एनर्जी के फैक्टर्स पे काम होता है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें पता क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी को हमने किससे ज़ाहिर किया, v0 से ज़ाहिर किया। अब उसके बाद अब ये देखें ये जो v है हमारे पास ये वाला v, अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 1/2 mv का स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद आप ये देखें कि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, mv का स्क्वायर। अब आप क्या करें, दोनों तरफ m's को मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों तरफ क्या करें, m को मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2m e माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बन गया। अब आपने क्या करनी है, आपको तो वी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए लेकिन हमसे पहले हम जानते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो यहाँ पे हमने डी ब्रोगली फार्मूला लगा लिया। तो डी ब्रोगली फार्मूला लगाया तो लैम्डा स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, एच स्क्वेयर एम वी, 2 का स्क्वेयर वी का। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करो, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, 2m e माइनस वी नॉट। तो उसके बाद हम ये देखें कि हमें वेव का फार्मूला पता है कि क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, और हमें यहाँ से लैम्डा निकालना तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर एफ के। तो यहाँ पे हमने ये v ओवर एफ निकाल लिया और h इज इक्वल टू 2m e माइनस वी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमें तो अब क्या चाहिए, हमें वी स्क्वेयर चाहिए। क्या चाहिए, वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप क्या करें, इन दोनों का इक्वेशन नंबर जो 8 हमने इसका क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो एफ ऊपर आ जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एच नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये 1 ओवर वी आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो 1 ओवर वी स्क्वेयर मालूम करना है। तो आप क्या करें, इन सब का स्क्वेयर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एच का स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सारी वैल्यूज़ मालूम कर ली, आपने डेल फाई स्क्वेयर भी मालूम कर लिया, आपने 1 ओवर वी स्क्वेयर भी मालूम कर लिया, और टाइम के लिहाज से उसका डेरिवेटिव भी मालूम कर लिया। अब आप क्या करो, इसको सारी जो वैल्यूज़ आई हैं आप उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर। तो अब जब आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 9 को जब आपने 1 में पुट किया तो देखो क्या बन जाएगी, कर्ली स्क्वेयर ओवर 5 कर्ली एक्स का स्क्वेयर आई
ई की पावर आई ओमेगा टी, फिर इज इक्वल टू ये हमारे पास 1/v की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास टी के रिस्पेक्ट जो हमने डेरिवेटिव लिया था ये वाला, वो हमारे पास ये आ गया। अब आप क्या करें, आई ओमेगा टी और यहाँ से भी ई ओमेगा टी कैंसिल, और आप इसे काट दें तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 5x का स्क्वायर। इसी तरह से ये सारा फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर ओवर साई बच जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf के, 2πf के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 4πf का स्क्वायर, 4πf का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये 2m है, ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू साई। अब ये क्या किया मैंने ये एफ स्क्वायर और ये वाला एफ स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ये एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर क्या बचा 4π2m ई माइनस वी नॉट, ई माइनस वी नॉट बच गया, और इजिकल टू साई। अब हमने क्या किया, ये 4 2 8 हो गया, 5 स्क्वायर आ गया और m एज इट इज़ हो गया। उसके बाद नीचे क्या बना, h का स्क्वायर और ई माइनस वी नॉट आ गया हमारे पास। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास ये कर्ली स्क्वायर ओवर 5 और कर्ली x का स्क्वायर जो है वो 8 5 स्क्वायर m और h डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर e माइनस वी नॉट के इक्वल आ रहा है। अब मुझे h कट की वैल्यू है कि डी ब्रॉगली में हमने h कट की वैल्यू निकाली थी, वो किसके इक्वल होता है, h इज इक्वल टू 2π के इक्वल होता है, और हमें तो h स्क्वायर चाहिए। तो जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर, h कट का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ h कट की वैल्यूज़ पुट करी है, फिर 4 को ऊपर से काट दिया, 4 1 4 4 2 8, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। m एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, e माइनस वी नॉट 5 और h कट हमारे पास बच गया। अब आप ये देखो कि ये डी स्क्वायर डी एक्स 5, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, e माइनस वी नॉट ओवर साई आ रहा है। अब आप ये h स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करवा दें, और यहाँ पे जो 2m मल्टीप्लाई हो रहा था इसको नीचे आके डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, e माइनस वी नॉट ओवर साई बच गया। अब ये साई को आप क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या बन जाएगा, देखो एनर्जी के साथ साई आ जाएगा और एक दफ़ा पोटेंशियल एनर्जी के साथ साई आ जाएगा। अब ये साई जो है ये माइनस में आ रहा है, इस साई को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास प्लस में बन गया, और हमारे पास ये क्या बन गया, e इज इक्वल टू साई। अब ये जो सारा फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, यहाँ से आप क्या करो, इन दोनों में से साई को कॉमन ले लो, तो साई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, h कट का स्क्वायर 2m, d का स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वी नॉट और साई। अब ये जो साई है, ये जो सारा फंक्शन है, ये हमारे पास हाइमल्टेनियन फंक्शन कहलाता है। और हाइमल्टेनियन फंक्शन किसके इक्वल होता है, हाइमल्टेनियन फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये जो सारी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी जो है ये हमारे पास क्या है, इतनी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, और ये जो वी नॉट है ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो E हमारे पास क्या आ गया, h कट इज इक्वल टू 2m डी का स्क्वायर ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वी नॉट और अब ये तो ई साई हमारे साथ एज इट इज़ चल रहा था, तो ये सारा हाइमल्टेनियन फंक्शन आ गया। तो हाइमल्टेनियन फंक्शन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, h लिख दिया, और उसके साथ साथ ये जो साई हमने जो बार कॉमन लिया था, ये साई इसके साथ h के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल के बाद जो बचेगा E इज इक्वल टू साई, ये हमारे पास इसका हाइमल्टेनियन इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड सिंक्रोनियर वेव इक्वेशन। ये हमारे पास जो है सिंक्रोनियर वेव इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।